नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सस्पेंस खत्म हुआ तो बहुमत की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। टीवीके के मुखिया थलपति विजय किसी तरह कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की मदद से सीएम तो बन गए, सरकार भी बना ली, लेकिन अब उन्हें बहुमत का अग्निपथ पार करना है। फिल्मों के सुपरस्टार से सत्ता के सुपर सितारे बने विजय को अगले 48 घंटों में फ्लोर टेस्ट पास करना है। उन्हें 13 मई को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले 12 मई यानी कल विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ऐसा करके टीवीके ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बहुमत साबित करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उधर दक्षिण का ही दूसरा अहम राज्य केरल है, जहां बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर कश्मकश जारी है। कई बैठकों के बावजूद अभी तक पार्टी किसी एक चेहरे के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है, जिसके चलते सीएम पर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। आज हम साउथ के दोनों राज्यों का सियासी टेम्परेचर बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शपथ से लेकर बहुमत साबित करने तक टीवीके और कांग्रेस का अग्निपथ कितना चैलेंजिंग है। Si Joseph Vijayanum Nan. சட்டமுறை படி நிறுவப்பட்டுள்ள तमिलनाडु में टीवीके चीफ थलपति विजय ने सरकार तो बना ली, पर उनकी सरकार पर चुनौतियों के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। रविवार को विजय के शपथ ग्रहण की तस्वीरें और फिर उनके 3 बड़े फैसले ने हर किसी का ध्यान खींचा है, लेकिन बहुमत का संकट अभी भी विजय के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। सवाल यह है कि कई छोटी पार्टियों के समर्थन पर टिकी विजय की सरकार कितनी टिकाऊ और असरदार होगी। राजनीतिक गलियारे में ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि विजय को सरकार बनाने के लिए जितनी भी पार्टियों का समर्थन मिला है, उन सभी का डीएमके के साथ गहरा रिश्ता है। खबर तो यहाँ तक है कि विजय की सरकार बनाने में स्टालिन ने मदद की है, क्योंकि समर्थन देने से पहले लेफ्ट पार्टियों ने स्टालिन के साथ लंबी चर्चा की थी। फिलहाल हर कोई ये सोचकर हैरान है कि महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने दशकों पुरानी पार्टियों को कैसे मात दी। रियल लाइफ के हीरो विजय रियल लाइफ के हीरो कैसे बने? सियासी पंडित इसका जवाब तलाशने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल सवाल बहुमत के शक्ति परीक्षण का है। राज्यपाल ने टीवीके को बहुमत साबित करने के लिए 13 तारीख का समय दिया है। दरअसल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है, लेकिन टीवीके को चुनावी परिणाम में 108 सीटें ही मिली हैं, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से 10 सीट कम। ऐसे में सरकार बनाने के लिए टीवीके ने 5 अन्य पार्टियों से समर्थन लिया है। इनमें कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, वीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 121 होते हैं, यानी टीवीके के पास फिलहाल बहुमत से 3 सीटें अधिक हैं, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर हैं। सीएम विजय को इस बहुमत को विधानसभा में साबित करना होगा, लेकिन इससे पहले 12 मई को स्पीकर का चुनाव होना है, जो इस बात की तस्दीक है कि टीवीके बहुमत के आंकड़े को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन सवाल फिर वही कि बैसाखी के सहारे ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि शुरुआत में टीवीके को समर्थन नहीं मिलता देख डीएमके ने सरकार बनाने की गुप्त प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन एआईएडीएमके के साथ बात नहीं बनी। इसके बाद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने विजय को 6 महीने का वक्त दिया है, यानी विजय भले ही सीएम की कुर्सी पर होंगे, लेकिन बाकी पार्टियों का दबाव उन पर हावी होगा। ऐसे में विजय को अपने चुनावी वादों को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही विजय ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, महिला सुरक्षा दल और
एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने के आदेश पर दस्तखत किए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं के योजना को मंजूरी है। फ्री बिजली चुनावी वादों में से एक प्रमुख वादा था। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है। नशा मुक्ति के लिए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को मंजूरी मिली है। राज्य में ड्रग्स माफिया पर आते ही नकेल की तैयारी है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। कर्ज के बोझ को देखते हुए राज्य के वित्त पर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी होगा। तिरचू ईस्ट विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जोसेफ विजय ने मंत्री और नेताओं को चेतावनी दी है, सत्ता में मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा थलपति के नाम से मशहूर विजय को 2 बड़े वादे पूरे करने हैं, जिसमें शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी शामिल है। कुल मिलाकर अभी चुनौतियों की भरमार है, जिससे पार पाना विजय के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब सरकार बैसाखी के सहारे है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनंत अमित हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसी के साथ जुड़े हुए हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं संजय मिश्रा, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले यह शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, कल स्पीकर का चुनाव है, क्या बहुमत साबित कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे दीपक जी। तमिलनाडु के पूरे राजनीतिक इस जो प्रणाली हुई है उसने साबित कर दिया है कि तमिलनाडु और पूरा दक्षिण भारत हिंदू मुस्लिम की राजनीति को स्वीकार नहीं करता। उनको पढ़े लिखे नेता चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो जिम्मेदारी से अपना काम करें, और इसीलिए हम फ्लोर टेस्ट जरूर पास करेंगे। हमारा पूरा समर्थन है, बाकी भी दूसरे दलों का जो भी समर्थन है वो भी टिका रहेगा, और एक अच्छी सकारात्मक काम करने वाली पढ़े लिखे लोगों की बनी हुई सरकार आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी जगह चर्चा इतनी बनी है क्या? मुख्य बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी ने कल भाषण दिया है उससे उनके जुमले की फ्लोर टेस्ट अब जरूरी हो गई। उन्होंने जो बातें फेंकी थी 15 लाख बांटने से, अब वो तेल पेट्रोल बचाने वाली बातें करने लगे, उसका फ्लोर टेस्ट होना जरूरी हो गया है अब। नहीं, आपने कहा कि पढ़े लिखों की सरकार है, तो बाकी जगह क्या अनपढ़ों की सरकार है? देख लीजिए वर्तमान जो सत्ता है उसके सेंट्रल कैबिनेट को देख लीजिए, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए शिक्षा मंत्री क्या बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, क्या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या रोका, क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, किस किस तरह की हरकतें हो गई हैं, जमाना कहाँ था और आज हम किस किस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। भयानक वीडियो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो दक्षिण भारत में हम इसके विपरीत प्रोग्रेसिव काम करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है। और मैं फिर से एक बार कहता हूं दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी ने कल जो बातें कही हैं वो कोई चेतावनी नहीं है, वो उनका कबूलनामा है। उनसे अब कुछ नहीं होने वाला है, वो हट जाएं अब। ठीक है, आप उत्तर और दक्षिण में भारत को बांट रहे हैं, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन अनंत अमित जी से जवाब ले लेता हूं। अनंत अमित जी, रोड़ा बनेंगे बहुमत साबित करने में आप विजय के? देखिए, हम तो आपके पास संख्या बल नहीं है, अगर कुछ कर पाएगी तो एआईएडीएमके कर पाएगी। हम तो जोसेफ विजय जी को बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि वो अपने फ्लोर टेस्ट पे पास हो जाएं। लेकिन जिस तरीके यश जी ने जो बातें कही, बाबाओं की बात, तो पता नहीं, हम जब बच्चे थे तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम हमने सुना था, आप भी सुना होगा शायद, जरूर। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी किसके बाबा थे वो पूरी देश जानती है, दुनिया जानती है। तो इसलिए बाबाओं के विषय में भारतीय जनता पार्टी को धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, पाखंडियों की बात हो रही है। अनंत अमित जी, बेकार का इतिहास बोलने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी अपना फेलियर प्रधानमंत्री देश के हैं यश जी, लोगों से कुछ नहीं होना है, आप लोग किसी काम के नहीं है, आप लोग बैठ के बस कहानियां सुना सकते हैं ना। ये जनता तय करेगी ना हम काम के हैं कि नहीं। जनता नहीं, अभी तो ज्ञानेश कुमार तय कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को हटाइए, पार्षद नहीं बनेंगे आप। एमएस गिल क्या कर रहे थे? पार्षद नहीं बनेंगे, क्या कर रहे थे? गुप्ता के और केजे राव साहब ने क्या किया था? वो उनसे पूछना था ना, हम तो पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं फिर आप उनसे पूछना था ना, तब क्या कर रहे थे आप? पूछे, गोला बना के गेम खेल रहे थे कोने में कहीं। पूछे थे
एमएस गिल साहब से पूछा था आपने? उस समय आप ऑपोजिशन थे, आप पूछ लेते। हम तो आज भी पूछ रहे हैं। कुछ नहीं हम पूछ आज भी रहे पूछ आप रहे हैं। आप हम सिर्फ पूछते चर्चा ही नहीं रहेंगे, कर रहे हैं। हम बताते आप रहेंगे, हम ट्रंप याद के आगे दिलाते झुक रहे रहेंगे हैं, कि आप इस मिडिल देश ईस्ट के में आगे झुक इस रहे देश हैं, में वोट आप चोरी ईरान की के आगे परंपरा झुक गए, श्रीमती आप इंदिरा पुतिन के गांधी जी आगे ने झुक कैसे गए, शुरू की आप और न्यायालय सबके के आगे कहने झुक के गए। बावजूद। आप तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हैं, आप सरेंडर हैं, और कॉम्प्रोमाइज इस इसलिए देश आप में घर के गांधी अंदर परिवार चिल्ला है। करते हैं। अच्छा, राहुल यश, गांधी यश, जी कॉम्प्रोमाइज है, यश, सोनिया एक गांधी के जी ऊपर एक नहीं। कॉम्प्रोमाइज है, तमीज आपकी से बात करिए, उन्होंने अनंत सुनी, पटना में बघेला यश जी आपकी बात कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने नाम सुनी, लेने आपकी से उनकी पहले बात एक सुनी है। इंडिया को यश, एक समझे। के ऊपर एक जितनी नहीं। आपकी पूरी बीजेपी के पास डिग्री नहीं है ना, उतने उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग। कौन 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 राहुल जी की क्या डिग्री है? देखो जाके, गिनते रह जाओगे। कहाँ कहाँ जाके देखे? मैं बता दूंगा तो पढ़ भी नहीं पाओगे वो शब्द। अच्छा, हाँ, देखिए यश जी, आप मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों अरे से मुद्दा यही है, मुद्दा यश, यही है कि परस्पर आप अटैक मत करिए। यश, आपसे अब रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं हो रहा है। यश, आपने इस देश तरीके में से मत कांग्रेस करिए, भ्रष्ट कर एक के दी ऊपर है। एक नहीं। जनता आज भी भुगत रही है। कुछ नहीं भुगत रही है जनता, आपको भुगत रही है, जुमलेबाजी जनता तो भुगत रही तभी है, तो हमें आपका 22 झूठ राज्य में भुगत रही है सरकार जनता। बनाने की मौका दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तभी तो हम सरकार बना रहे हैं। हम कोई जनता के सरकार केरल नहीं में जा बना रहे रहे हैं। आप, बिना ज्ञानेश कुमार के पार्षद ही नहीं बना सकते आप। केरल में आप क्या कर रहे हैं? केरल में आप क्या लोग कर रहे घुस हैं? नहीं पाए हैं। हिमाचल में क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में क्या कर रहे हैं? तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? झारखंड हम में वो क्या छोड़ कर रहे हैं? देते हैं, आप यूपी गुजरात छोड़ दो, आ जाओ, कर लो काय बिना के लिए छोड़ दे ज्ञानेश यूपी के। गुजरात? आ जाइए ना, चुनाव है फरवरी में, हाँ तो आ जाइए, दूध पानी आप का आ जाते पैनल होगा, महाराष्ट्र आइए में, मैदान में। मरकरवाड़ी में। आइए मरकरवाड़ी मैदान में में। क्यों रोका? कहाँ पे? मरकरवाड़ी में क्यों रोका? कहाँ पे? नाम भी नहीं समझ में आ रहा, बताइए, बात करते हैं। ये रूलिंग पार्टी के लोग हैं। मरकरवाड़ी आप कहाँ के? महाराष्ट्र, मरकरवाड़ी महाराष्ट्र। ये तो महाराष्ट्र में जब क्यों इलेक्शन गए? मीडिया ने क्यों जब गए कहा रोकने? युवराज को, युवराज आके क्यों बता गए रोकने? रोकने क्यों गए? करने क्यों नहीं देते आए? गांव वालों आपने को। क्यों नहीं एग्जांपल दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब मांगा प्रमाण, तो राहुल जी ने क्यों प्रमाण नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन वालों ने राहुल जी से प्रमाण नहीं मांगा, इलेक्शन कमीशन मांगा? वाले मरकड़वाड़ी गांव गए थे रोकने के लिए। अरे साहब, क्यों माननीय गए थे? राहुल गांधी जी तो बिहार भी गए थे, अच्छा, कर्नाटक अच्छा, भी यश, गए थे, यश, मुद्दे हिमाचल पर भी आते गए हैं। थे, यश, हरियाणा भी बहुत गए थे, तू मैं हो दिल्ली भी गई। आए थे। यश श्रीवास्तव, बहुत तू मैं हो गई। ये मतलब ये ठीक नहीं लगता कि आप किसी दूसरे पर बोलो। उन्होंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, उन्होंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। यश, तो रोज का है, रखा है मेरे कौन पास कहता है वीडियो, रोज का है? अमित। कौन कहता है रोज का है? आपने ही कहा था, डला हुआ है मेरे सोशल मीडिया पे भी, देख लेना जाके। ठीक है, आप वो सब चलाते रहो, सबसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरह की बात ये आप उससे बोलते हैं ना, फर्क नहीं बानी पड़ता है बोलते हैं। आपको क्यों ये हम पड़ेगा? इस तरह की भाषा आप तो बोलते हैं ना, हैं वाली महिलाओं बोलते के हैं। खिलाफ। आप जो बोलते रहते हो बोलते हो आप महिलाओं के खिलाफ हैं, आप अरे गरीबों साहब, के खिलाफ महिलाओं हैं, के खिलाफ कौन आप है? इस देश ये की देश की जनता के जनता खिलाफ जानती है। हैं, देश आप की सिर्फ जनता अपने जानती चोर है। मित्रों के साथ हैं। किसके साथ है? चोर मित्र? अच्छा, आप अपनी बात कह रहे हैं। सॉरी भाई। नहीं, हमारे साथ तो आप रह ही नहीं सकते। sorry। हमारे पूरी साथ तो पार्टी आप रह जमानत ही नहीं पे और सकते। दूसरे को हमें ज्ञान सिर्फ दे रही सॉरी है। बोल पाओगे। पूरे जैसे सावरकर ने बोली पूरी थी, पार्टी जमानत पर हमें जैसे ज्ञान दे रहे हैं। सावरकर ने सॉरी बोला था ना, वैसे ही आप पूरी- भी सॉरी ही बोलते रह जाओगे। पूरी ये जनता पार्टी सॉरी जमानत पर बुलवाएगी है। आपसे। पूरी पार्टी जमानत पर सॉरी ज्ञान बोलते हमें दे रही मिलोगे है। लाइन से खड़े हुए सबके पूरी- सब। अरे ठीक है, देखेंगे, आने देखेंगे दीजिए नहीं, समय। यही होगा, लिख के अरे रखो, आने दो समय। यही होगा। अरे आने सॉरी बोलते दीजिए। मिलोगे अच्छा, आप लाइन से। झगड़ लिया अरे दोनों आने ने। दीजिए, यश, चिंता मत झगड़ करिए, लिया। समय आएगा आने तो दीजिए, नहीं, देखिए। जनता आ रही है भैया। अरे बस ठीक नहीं है। मानते हो तो चलो। हम तो जनता का सम्मान करते हैं, जनता जो कुछ आशीर्वाद नहीं देगी, करते उसका हम आप, सम्मान कुछ करेंगे। नहीं करते आप। शिवपुरी में घर में घुस के आपने कोई ठेका ले महिलाओं रखा को है ले क्या? गया, क्या कर लिया आपने? जनता के सम्मान का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? या आपकी कांग्रेस ने ले हमने रखा है? ठेका नहीं लिया, यही तो बात आप ही है। तो कह रहे हैं। सम्मान का तो कह ठेका रहे हैं। नहीं होता, अभी सम्मान तो कह अंदर रहे से किया जाता है, सचमुच किया जाता है। ठेके जैसा सर शब्द जी, होता ही नहीं है सम्मान के साथ। बिहार में यही कहते तो हैं फर्क है ठेकराई। अनंत। अच्छा, अमित। हो गया झगड़ा। यही तो फर्क यश है जो आप श्रीवास्तव, नहीं यश समझते। श्रीवास्तव, बिहार में यश श्रीवास्तव, कहा अब जाता मुझे है। मुझे किसी एक को कुछ भी ऑडियो कहा बंद जाता करना है, वो पड़ेगा। सब आपके ऐसा valid मत है। करिए यश, वो ठीक है। यश मत करिए, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। ऐसा मत करिए। अनंत अमित जी जवाब दीजिए। तो मैं यही कह रहा था दीपक जी, जिस तरीके से हम तो बधाई देते हैं जोसेफ साहब को, जोसेफ विजय जी को, कि वो कल फ्लोर टेस्ट पे आए, पास करें। जिस तरीके से उन्होंने जनता को जो वादे किए हैं, और तमिलनाडु की जनता चाहती है कि जिन वादों पे सरकार बनी है वो सरकार उन वादों को पूरा करे। लेकिन इस देश में पहली बार इस तरह का वो उनके कुछ वादे जो हैं, आज तक देश में इस तरह के वादे नहीं किए गए। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन वादों पे वो सरकार में आए हैं, उन जनता के उन वादों को पूरा करें। 8 ग्राम सोना की बात करी, आज तक आपने देखा, इतने जीवन में आपने पत्रकारिता की है, इस तरह के कभी भी किसी प्रदेश में कोई भी लोक लुभावने इस तरह के वादे नहीं किए गए। लेकिन
तमिलनाडु में जो वादे किए गए, हम चाहते हैं कि जनता के उन वादों पे वर्तमान सरकार को हम बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप जनता की वादाओं को पूरा करें। और हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में हमारा काम है, हम सड़क से लेकर सदन तक में जनता को बताते रहेंगे, सरकार की नाकामियों को दिखाते रहेंगे। और जिस तरीके से वहां पे जो चीजें चल रही है वो जनता भी देख रही है। और आगामी 5 साल हम मेहनत करेंगे, हम चुनाव में जाएंगे, हम जनता को बताएंगे कि सरकार ने किस तरीके से काम किया। जनता हमें आशीर्वाद देगी, अगली सरकार हम बनाएंगे, ये हमें दावे के साथ कहते हैं। जी दीपक जी। ठीक है, मैं सीधा संजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। संजय जी, 8 ग्राम सोना, नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी, 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावा कई सारे और लोक लुभावन वादे, क्या जोसेफ विजय ये पूरा कर पाएंगे? आपका आकलन क्या कहता है, जब ये जानते हुए कि सरकार के ऊपर ऑलरेडी 10 लाख करोड़ का कर्ज है? दीपक जी देखिए, आप तो काफी सीनियर हैं हमसे, और मैं समझता हूं कि आप और देश की जनता ये जानती है भली भांति कि यदि हमारे देश के ये राजनेता ईमानदार हो जाएं, ईमानदार, तो जनता को सब कुछ देना संभव है जो वहां पे तमिलनाडु में उन्होंने घोषणा की है। संभव वो भी हो जाए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? संजय जी का जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। मैं सीधा यश के पास जाऊंगा। यश, मुझे बताइए, 8 ग्राम सोना, ठीक है संजय जी जवाब दीजिए, फिर यश के पास चलेंगे इसी सवाल को लेकर। मेरा ये मानना है कि देश में जो भी कमिटमेंट है वो पूरा हो सकता है। हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं यदि इच्छा शक्ति हो तो, और वो करेंगे। इसके पीछे का कारण है कि देखिए, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु दो राजनीतिक ध्रुवों के बीच में फंसी हुई थी। ये आकर के एक विकल्प बन करके यहाँ पे उभरे हैं, और ये अपने आप को सिर्फ विकल्प नहीं कह रहे हैं, ये एक नया अध्याय लिखने के लिए आए। जिस तरह इन्होंने उस वक्त काम की शुरुआत की है शपथ लेने के साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर नया जोश भी है, जुआ जोश, क्योंकि तमिलनाडु में जुआओं की संख्या ज्यादा है। और जिन जिन चीजों पे इन्होंने फोकस किया है, ऐसा लगता है कि ये आएंगे और इनको काम करना होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अभी जिस तरह की बातें यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा, ऐसा लग रहा है कि सत्ता की लड़ाई है और सिर्फ सत्ता से लड़ना है। जनहित की बातें एक भी दोनों ही दल के किसी भी प्रवक्ता ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई आपने? सवाल तो आज ये था ही नहीं। सवाल तो ये है कि भाई उन्होंने जो वायदा किया है तमिलनाडु में जो सरकार बन रही है, वो उसे पूरा कर पाएंगे या विजय नहीं कर पाएंगे, और उसमें कांग्रेस का क्या सहयोग होगा? कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला बिल्कुल सहयोग होगा, शपथ लेगी सरकार। आज इस तरह की घोषणाएं कभी नहीं हुई थी। घोषणाएं तो साहब जो बीजेपी ने किया 2014 में, तब भी नहीं हुई, वो भी अपने आप में पहली घोषणा है। तो आप जो कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां सभी ऐसे वादा कर रही हैं। आपने जो 14 में वायदा किया था देश के साथ, क्या हो गया? उसके बाद जो आप रिपीट करते हैं, क्या वो हुआ? तो जब आप खुद अपने वायदे को पूरा नहीं करते हैं, तो आप दूसरे पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपने ना तो 2022 में किसानों का आय दुगुना किया, ना तो आपने 2 करोड़ रोजगार दिए, ना तो आपने 15-15 लाख रुपए दिए, ना हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चलाया, आपने ना तो व्यवसाय की व्यवस्था की। यहां उल्टा आपने एक काम और कर दिया कि ऑटो की संख्या गिनकर आपने बता दी ऑटो चालक भी व्यवसाय में आते हैं। इसके संजय के साथ हमारा संपर्क टूट रहा है। संजय का यह मानना है कि जो भी कुछ वादे किए हैं वो पूरे हो सकते हैं। उन्होंने तंज भी कसा भारतीय जनता पार्टी पर, यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो 15 लाख रुपए हर इंसान को दे सकती थी। अनंत अमित जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। यश श्रीवास्तव जी, सुना है डीएमके ने
6 महीने का वक्त दिया है और ये कहा है कि 6 महीने जोसेफ विजय आए, अपने वादे पूरे करें। अब सवाल यह है कि ये वादे कैसे पूरे होंगे? 8 ग्राम सोना हर लड़की की शादी पर, इसके अलावा जो नया बच्चा पैदा होता है, जो नवजात बच्चा होता है, उसको सोने की अंगूठी, इसके साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावा भी कई सारे और वादे किए गए हैं। कैसे पूरे होंगे ये वादे यश? अब तो आप भी इसका एक पार्ट है, आप तो उनके विरोध में चुनाव लड़े थे। है कि जैसे ही सोने के वादे करने वाली सरकार बनी है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को ऑस्टेरिटी याद आ गई है और सोना मत खरीदिए और शादी में मत जाइए और प्लेन में मत बैठिए, दुनिया भर की बातें चालू हो रही। अब संजय मिश्रा जी ने जो बातें कही, उसी में जोड़ के मैं कुछ आंकड़े देता हूं जो बहुत जरूरी है आज के तारतम्य में। 308 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज, ट्रंप के टैरिफ के कारण अलग अलग एस्टिमेट से 8 से 35 अरब डॉलर के बीच का घाटा, सिर्फ टैरिफ के कारण, जो दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों में फैक्ट्रियां बंद हुई थी। 2 लाख करोड़ के लगभग बिना हेड बताए खर्च जो कैग ने फ्लैग किया था बिहार में, केंद्र सरकार में, अलग अलग जगहों पर। उसके अलावा कोविड में और अलग अलग समय पर लाखों एमएसएमईज जो बंद हुए, जो इंपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों व्यापार को नुकसान हुआ। उसके अलावा आरएसएस बीजेपी की बेकार अघोषित आय, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये वो पता नहीं कितना पैसा। इसके अलावा शेयर बाजार में कोरोना, नोटबंदी और तमाम जो हमने ब्लड बाथ नाम से दिन देखे, जिस दिन लाखों रुपया, करोड़ों रुपया वाइप आउट हो गया, उसमें लगभग 80 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डूब चुका है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के खुद के खर्चे, वो उनके रोज का कांस और मेट गाला से भी ज्यादा भयानक फैशन, वो सब बातें करने के बाद अब अचानक तमिलनाडु के इस वादे के बीच में उनको ऑस्टेरिटी याद आती है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है जो मिश्रा जी ने कही कि अगर कोई 15 लाख का वादा कर सकता है तो 8 ग्राम सोना उससे तो कम ही आता है, बहुत सस्ता आएगा, आज के भाव से भी उतना महंगा नहीं है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इस समय इस तरह की सिनिकल बातें करने की बजाय मदद करने के बारे में सोचे, क्योंकि तमिलनाडु के पास फ्लड रिलीफ का पैसा भी समय से नहीं पहुंचा था, शायद अभी तक भी नहीं पहुंचा है। इसी कारण भी इनको ज्यादा जगह नहीं मिली है, मुश्किल से शायद 1 सीट मिली है तो बीजेपी को वो भी नहीं मिली है। तो मुद्दा ये है दीपक जी कि अब इतना भोग विलास करने के बाद ये सरकार हमसे ऑस्टेरिटी की उम्मीद कर रही है और इनका अभी खुद एक नया विदेशी प्रोग्राम बना हुआ है, इनके गली मोहल्ले के नेता गाड़ियां बदल रहे हैं। तो ये सारा पैसा असल में देश की जनता का है, जिसको अलग अलग तरीकों से, चाहे राउंड ट्रिपिंग हो, चाहे अडानी हो, चाहे कुछ हो, अलग अलग तरीके से बर्बाद किया गया है। देश इस पैसे का जवाब और वसूली दोनों चाहेगा और चाहता है। उसके बाद ये तमाम वादे पूरे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। गलत वादे वो हैं जब आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाए और उसको अबैंडन कर दिया। 100 स्मार्ट सिटियां अधर में लटकी हुई हैं, कहीं पे आधे बने हुए ब्रिज हैं, कहीं पे बनने से पहले गिरता हुआ ब्रिज है, कहीं पे सड़कें बन रही हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए या टियर 2 शहर में चले जाइए, बनी बनाई सड़क के ऊपर सीमेंट के स्लैब पे स्लैब डलते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां का जो नेता है वो बीजेपी का है। तो ये सारी फिजूल खर्ची बंद करके नरेंद्र मोदी जी गांधी नेहरू की राह पर चल के दिखाएं, 2 जोड़ी कपड़ा में जीवन बिता के दिखाएं और उसके बाद ऑस्टेरिटी की बात। अरे नेहरू जी कौन से 2 जोड़ी कपड़ा में जीवन बिता दिए भाई? नेहरू जी कौन से 2 जोड़ी कपड़ा में जीवन बिता दिए? हमने तो ये पढ़ा है कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे लंदन से। ये श्रीवास्तव कैसी बात करते हैं? हमने तो ये सुना उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे लंदन से। दीपक जी, पेरिस धुलने नहीं जाते थे, इलाहाबाद में एक पेरिस ड्राई क्लीनर था। उस अच्छा, जमाने में शिप चलता ये था, भी इसको पता है, ये भी इसको पता है। अरविंद अमित जी जवाब दीजिए। तो अरे रहते ही नहीं थे वो इलाहाबाद में, या तो वो दिल्ली में रहते थे या वो जब पढ़ रहे थे तो कैम्ब्रिज में रहते थे। सिर्फ एक आदमी हुआ है दीपक जी जो जिसने अपने नाम लिखे हुए कपड़ा पहना है नरेंद्र मोदी के अलावा, और उसका नाम ईदी अमीन है। ठीक है, ये उदाहरण अच्छा नहीं ठीक है। आनंद अमित जी जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। देखिए दीपक जी, अभी कांग्रेस के मित्र ने जिस तरीके से सारी बातें कही, इन्होंने तमिलनाडु की कोई बात नहीं की, इन्होंने हिमाचल की कोई बात नहीं की, इन्होंने झारखंड की कोई बात नहीं की, इन्होंने कर्नाटक की कोई बात नहीं की। आज इस देश में हम जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में लगातार दुनिया में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं बार बार कह के इनको फायदा नहीं, मुद्दे पर आते। आज तमिलनाडु में कह रहे हैं 1 जीत कर है, अरे साहब आप तो 5 जीत कर है। इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी और तमिलनाडु जैसे जगह में 5 सीट जीत कर आती है, और जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी उसी के साथ जाकर वहां सरकार बनाने के लिए तत्पर है।
और इस देश में जो देश को बांटने वाली मुस्लिम लीग है, उसके साथ कर्नाटका में भी, उसके साथ केरल में भी सरकार बना रहे, तमिलनाडु में भी उनके सहयोग से कर रही है। एक तो ये व्हाट्सएप ज्ञान और चरित्र है जो बता रहा है आपकी और कहानी। दूसरी बात, मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे बार बार दोनों लोगों ने कहा के साथ सरकार संजय जी को तो बनाई आपने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अच्छा यश श्रीवास्तव जी, यश मुझे आपकी आवाज रोकनी पड़ेगी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, झगड़ झगड़ के आपने टाइम खत्म किया। अनंत अमित जी जवाब दीजिए और कंक्लूड करिए। तो मैं दीपक जी ये कह रहा था, बार बार संजय जी को कई डिबेट में हमने कहा कि ये 15 लाख वाला जो मुद्दे को लेकर आप बार बार जो बातें करते हैं, ये बताइए, ये भाजपा के संकल्प पत्र में या भाजपा के मैनिफेस्टो में कहां पर आपने पढ़ा? कभी पढ़ा क्या आज तक? किसने हमारी पार्टी के किस नेता ने मैनिफेस्टो में लिखा? लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ये कभी मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, ये मुद्दे विहीन बात करते हैं। आप विकास की बात करिए ना, सुबह से शाम हो जाएगा, हम बता देंगे विगत 12 वर्षों में हमने देश का कैसा विकास किया, हमने विगत 5 वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हमने कैसे विकास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो यही कांग्रेस के 50 वर्षों के कार्यकाल में 1 किलोमीटर 1 महीना में एनएच बनता था, और वाजपेयी जी के सरकार में एक दिन में 3 किलोमीटर एनएच बनाने का काम हमने शुरू किया, और आज जो कि 20 किलोमीटर से भी ज्यादा का एनएच भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बन रही। ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह के तमाम एग्जांपल है। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो दीपक जी बंगाल और असम में मिलाकर 21 सीट कांग्रेस जीत कर आई है, जिसमें 20 शांति दूत के लोग हैं, 20 शांति दूत लोग हैं। हिंदू मुसलमान तो ये कहते हैं ना। बहुत बढ़िया। और इनके अधीर रंजन चौधरी जी सबसे बड़े नेता है पश्चिम बंगाल के, जो कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, और गुजरात से एक मियाँ जी आते हैं, उनको चुनाव हरा देते हैं, और इनका जो सोशल मीडिया का और इनका जो सोशलॉजी है वो फेल हो जाता है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार आप हमारे साथ बात करिए, आप हमारे साथ विकास की बात करिए। हम तो तमाम प्रदेशों में जाते हैं, विकास के मुद्दा को लेकर हम बात करते हैं। ये आप दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के समय का दिखा रहे होंगे आप।